नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित हुई और कैसे उन्होंने भारत के अलग अलग छोटे बड़े साम्राज्यों का दमन किया। इस अध्याय के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान और प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में। तो आइए देखते हैं, बिना वक्त गवाए टीपू सुल्तान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, इनका शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, 1880 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, यानी जो बोडियार राजवंश को शासन दिया गया उन पर भी सहायक संधि थोप दी गई और वही 5 शर्तें उन्हें भी दे दी गई कि आप एक रेजिडेंट रखना होगा, आप किसी भी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं बनाएंगे, आपके विदेशी संबंध हम तय करेंगे, साथ ही आपको एक सैन्य टुकड़ी रखनी होगी और उसके खर्च के लिए आपको अपनी एक आय वाला ज़मीन का हिस्सा हमें देना होगा। तो इस प्रकार की सहायक संधि की जो शर्तें हैं वे भी बोडियार वंश के ऊपर थोप दी गई और कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने आप को छिपाने के लिए, यानी कि जनता किसे अपना दुश्मन माने, तो यहाँ पर जनता किसे मानेगी, राजा लूट रहा है तो राजा को मानेगी। जनता को यह पता ही नहीं है कि राजा के पीछे लूटने वाले असल में अंग्रेज है। इसीलिए किसी भी राज्य को पूरी तरह हराने के बाद भी अंग्रेज वहाँ पर अपना एक कठपुतली शासक नियुक्त कर देते थे। दोस्तों, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। जनश्रुति मतलब जो कहानी होती है, जो लोगों के द्वारा कही जाती है, उनसे भी राजाओं की कई बार छवि अच्छी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। किसका? टीपू सुल्तान का। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वे एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गए। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में शेर को मार गिराया। इसी के बाद टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। यहाँ पर कुछ शब्द हमने जो पढ़े हैं उनके अर्थ आपको समझना चाहिए। निषेधाज्ञा, इसका मतलब होता है निर्देश।
और अधीनस्था इसका मतलब होता है दब्बूपन। दब्बूपन मतलब कि अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर देना और आपकी आज़ादी किसी के हाथ में हो जाती है। जैसे कि पुराने ज़माने में जो औरतें होती थी, महिलाएं होती थी घर की, वे अधीनस्थ होती थी किसकी? अपने पति के, अपने पुत्र के। दब्बूपन उनमें होता था, यानी कि वे उनके सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। जबकि आजकल की जो स्वतंत्र महिलाएं हैं, वे अपनी अधीनस्थता को त्याग कर अपने आप को स्वतंत्र कर रही है। तो इस तरह से हम ये अधीनस्थता का अर्थ समझ सकते हैं। उसी तरह से जो कन्फेडरेसी है, यानी कि गठबंधन, जैसे कि आज हम इंडिया अलायंस देख रहे हैं जो विपक्ष का गठबंधन है, या फिर एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों का है। तो इस प्रकार से हम कन्फेडरेसी यानी कि गठबंधन को समझ सकते हैं। अभी हमने टीपू सुल्तान और मैसूर के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं मराठों से लड़ाई और किस तरह से मराठों को इन्होंने हराया था। मराठे जो शुरू में छत्रपति महाराज ने जिस साम्राज्य की स्थापना की और बाद में पेशवाओं ने 1713 से जब पेशवा की बालाजी विश्वनाथ के साथ पेशवा पद की शुरुआत हुई, तो उनके पुत्र पेशवा बाजीराव ने और बालाजी बाजीराव ने बहुत ज़्यादा इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और मराठे इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए एक समय पर कि 1761 के समय पर मुगलों को इनका सहयोग लेना पड़ा और एक प्रकार से जो सैयद बंधु के साथ मिलकर ये मुगल सत्ता तय कर रहे थे और दिल्ली तक की राजनीति पर इनका अधिकार हो चुका था। लेकिन 1761 के जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इसमें मराठों की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्योंकि मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई अब्दाली के साथ, जो कि नादिर शाह का सेनापति था। और अहमद शाह अब्दाली ने इतनी बुरी हार दिया कि इनके मराठों का जो सपना था कि पूरे देश में हमारे एक छत्र राज हो, वो चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों में का बागडोर, जो कि मराठे अलग अलग राज्यों में बटे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पवार जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में इनका चला गया और मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई। ये सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल के सदस्य थे और पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। यानी कि पुणे से ही ग्वालियर, इंदौर और अलग अलग क्षेत्रों पर जहाँ पर भी इनके अलग अलग राज्यों से क्षेत्रीय, उन पर ये कंट्रोल करते थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पहला युद्ध 1782 में हुआ, जिसका परिणाम सालवाई की संधि निकली और जिससे कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। अब यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय जो अंग्रेज थे या फिर मराठे थे, वो अपनी क्षेत्रीयता का दावा कर रहे थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1882 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से सर्वोच्च है, ऊपर है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए वह भारतीय राज्यों का अधिग्रहण कर दे या
उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजी नीतियों में दिखाई देती है। यानी ये मानते थे कि ज़्यादातर राज्य हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारे पास में सत्ता की सर्वोच्चता है, तो हमारे पास में और भी सारे अधिकार हैं जो कि एक राजा के पास में होते हैं, और ये अपने आप को राजशाही समझने लगे थे। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो कि फ़िलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार किया गया और 1829 में ही उनकी जेल में मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस अपनी चपेट में पश्चिमी भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। और यहीं के जो राजा थे दलीप सिंह, जो कि इनके पुत्र थे महाराजा रणजीत सिंह के, इन्हीं से कोहिनूर हीरा अंग्रेज़ों को मिला था। और कहते हैं कि ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया गया था और ये दिखाने की कोशिश किया गया था कि एक छोटे से लड़के ने, जो कि बहुत कम उम्र के थे उस टाइम पर दलीप सिंह, उन्होंने रानी को ब्रिटिश महारानी को भेंट किया है। अब आप भी सोचिए इतना छोटा बच्चा कैसे भेंट कर सकता है। तो कह सकते हैं कि जो कोहिनूर इंग्लैंड जाने की शुरुआत हुई वो यहीं पंजाब से हुई थी। और जो नादिर शाह था, अब्दाली थे, उसके ज़रिए जो ईरान के जो शासक थे उनके थ्रू यहाँ पर पंजाब में कोहिनूर आया था और फिर यहाँ से इंग्लैंड चला गया था। विलय नीति पर बात करें तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो केवल एक प्रकार से हड़पने की नीति थी कि किस प्रकार कोई भी रीजन बनाकर किसी भी राज्य को हड़प लिया जाए। और मुख्य रूप से डलहौजी ने 4 प्रकार से हड़प नीति का अनुसरण किया। पहला, दत्तक पुत्र, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, चाहे नागपुर हो या फिर यहाँ पर झांसी हो, यहाँ पर दत्तक पुत्र के आधार पर ही इन्हें लिया गया था। दूसरा आता है कुप्रशासन का आरोप लगाकर कि यहाँ पर सही नहीं चल रहा है। तीसरा, युद्ध करके जो छोटी रियासतें हैं या फिर जिनका कोई पीछे कोई बड़ा राजा नहीं है तो उनके साथ युद्ध करके आसानी से उनका अधिग्रहण। और चौथा था कि पेंशन बंद करके, जो कि कानपुर के नाना साहेब की इन्होंने की थी। नाना साहेब जो कि पेशवा के आखिरी पेशवा के दत्तक पुत्र थे। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र या वारिस नहीं होता है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक अनेक रियासतें सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले हड़प नीति के तहत किस रियासत को मिलाया गया और झांसी को कब मिलाया गया। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं।
इसलिए वे अवध का कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। कई बार अक्सर ये कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैन्य विद्रोह था, तो स्वाभाविक सा एक प्रश्न बनता है कि मामूली से सैन्य विद्रोह के लिए ब्रिटिश सरकार ने या फिर अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा परिवर्तन क्यों किया कि उन्हें ब्रिटिश कंपनी का शासन हटाकर खुद शासन संभालना पड़ा और 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आया। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह न केवल एक सैनिक विद्रोह था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक असंगठित और अनेतृत्व वाला विद्रोह था, इसीलिए सफल नहीं हो पाया। अन्यथा ये एक वैसा ही विद्रोह था जैसे कि एक विद्रोह को होना चाहिए, लेकिन एक सही नेतृत्व न हो पाने के कारण और इनके बीच तालमेल की कमी होने के कारण यह विद्रोह असफल हो गया, जिसके कारण इसे जो कह सकते थे ज़्यादातर ब्रिटिश इतिहासकारों ने, यूरोपीय इतिहासकारों ने इसे सैन्य विद्रोह कहकर खारिज करने का प्रयास किया है। नए शासन की स्थापना देखते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ये भारत आते हैं और पहले गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। उन पर बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों वारेन हेस्टिंग्स उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। प्रत्येक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय है। 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें हों और हो, जैसे कि जो पहली अदालत हो फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी जो कि एक न्यायाधीश पद होता था और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है और इसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग का सीधा सा मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को पद से हटाना, पदच्युत करना महाभियोग कहलाता है। जैसे अगर हम राष्ट्रपति को हटाना चाहें तो संसद के जरिए महाभियोग चलाया जाता है। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड वर्के ने उस पर जो कि वहाँ की संसद के सदस्य थे, उन्होंने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इन भिन्नता को खत्म करने के लिए समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई।
भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। अब कलेक्टर का पद महत्वपूर्ण हो गया था और हर कोई चाहता था कि उसे कलेक्टर बना दिया जाए, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों शक्तियां थी और वो अपने ज़िले का मुखिया था। अब हम कंपनी की फ़ौज की बात करते हैं, उस फ़ौज की जिसके ज़रिए कंपनी ने भारत की विभिन्न शक्तियों का दमन किया। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली सेना, पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवाते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उनमें भी यही तरीका अपनाया गया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही कहते थे। सिपाही का मतलब है कि भारतीय शब्द सिपाही से अपभ्रंश होकर अंग्रेजी में ये सिपाही बना, तो एक प्रकार से भारतीय शब्द है। तो वे भारतीय सेना को, अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, तो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश सामान्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। और और उस और अब उसकी पैदल टुकड़ी का ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित हो चुका था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? यहाँ पर हम 1857 में जो सैनिक विद्रोह अलग से हुआ, उसके कारण भी हम देखते हैं। सैनिकों को जबरदस्ती समुद्र में ले जाया गया, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र में कहा गया था कि समुद्र पार करना पाप है, समुद्र में पैर रखना, क्योंकि हम समुद्र की पूजा करते हैं। दूसरा, उनके यहाँ जबरदस्ती, जो मुस्लिम सैनिक थे उनके यहाँ सूअर की चर्बी, और जो हिंदू सैनिक थे उनके यहाँ जबरदस्ती गाय की चर्बी भरी कारतूसों को मुंह से छिलवाया गया। जबकि अंग्रेज यहाँ पर केवल एक व्यवस्था बना रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं। धर्मशास्त्र संस्कृत की एक ऐसी कृति है जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखे गए और हिंदू धर्म में जो धर्मशास्त्र माने जाते हैं, जिनके जरिए व्यवस्था चलती है, वो है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इनके जरिए हिंदू धर्मशास्त्र चलते हैं। सवार की बात करें तो घुड़सवार को सवार कहते हैं। मस्केट बंदूक क्या होती है? तो पैदल सिपाहियों द्वारा चलाई जाने वाली एक भारी बंदूक। और मैचलॉक क्या है? शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। और इस प्रकार की दो प्रमुख बंदूकों का इस्तेमाल इस टाइम पर भारतीय सैनिकों या ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा किया जाने लगा था।
अब हम ये देखते हैं कि इस अध्याय का निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हमने पिछले पिछले भाग में और इस भाग में पढ़ने का प्रयास किया है। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आ जाने से प्रक्रिया और तेज हुई। तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ अपने परिवार के साथ भारत जैसे दूर देशों में आने जाने लगे और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खास बात यही है, और जब भी आप किसी भी पढ़ाई को पढ़ें या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि आपको सब्जेक्ट रिलेट करके पढ़ना चाहिए कि इस समय अगर यहाँ ये हो रहा है तो उस समय विश्व के दूसरे कोनों में क्या हो रहा था, और अगर उस समय स्थिति वैसी थी तो प्रेजेंट टाइम में स्थिति कैसी है। तो जब भारत में अंग्रेज़ अपना शासन स्थापित कर रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था, उस समय वहाँ पर भारी मात्रा में दास व्यापार चल रहा था। और दास व्यापार को आपको समझने के लिए एक बुक में रेफ़र करना चाहूँगा। अंकल टॉम कॉटेज नाम से एक अंकल टॉम की कुटिया हिंदी में है, और अंग्रेज़ी में अंकल टॉम्स कॉटेज नाम से ये किताब है। मैं राइटर का नाम भूल गया हूँ, अमेरिकन उपन्यासकार की है। और इस किताब को पढ़ने के बाद अमेरिका में दासों की क्रांतियाँ हुई थी और दास व्यवस्था का पतन हुआ था इस किताब के कारण। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्मिक वर्णन है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अफ्रीका से दासों को उठाकर उन्हें अमेरिका और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी के लिए ले जाया करता था, और उनके साथ में कितना ज़्यादा गलत व्यवहार होता था वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप में आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत वह मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए और एवं असंवेदनशील थे। तो कितनी ज़्यादा मानवता यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी लोगों की, और कितनी बुरी कंडीशन में जो उपनिवेश थे और कितनी बुरी कंडीशन में दास व्यवस्था थी वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो हमने पूरे चैप्टर के दौरान पढ़ा वो यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है और ये देखना है कि क्या चैप्टर के दौरान जो आपने पढ़ा वो आपको याद है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी। फौजदारी अदालतों का काम क्या होता है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कहाँ से है। सिपाही को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और भारतीय सेना को अंग्रेज कौन सी सेना कहकर पुकारते थे ये आपको बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन से प्रमुख अधिकार यहाँ पर दिए और किस पद पर वो भारत में आया था ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया
व्यापार से साम्राज्य तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होती है और देखा कि किस प्रकार मराठा, सिख, मैसूर, बंगाल जैसी शक्तियों को कुचलकर, जो कि मुगलों के बाद बड़ी शक्तियाँ बनने की और थी, उन्हें कुचलकर किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया और भारत को गुलाम बना दिया। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, परेशानियों की छाया दिखे तो जान ले संविधान की रोशनी करीब है। जब आपके पास परेशानी आती है, आप समस्या में घिरते हैं, तो उसका समाधान भी आपके करीब होता है। बस आप समस्या पर पूरे फोकस से देखें तो आपके अंदर समाधान खुद निकल कर आएगा। बस ज़रूरत है शांति महसूस करने की और एक शांत मन से सोचने की। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।